जाएगा, समय भी बचेगा। लेकिन पढ़ाने के तरीके में यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये एक ही तरीका सबके लिए। तो ना तो ये टेस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टैंडर्डाइजेशन या रिजिड हो जाएगा, ना ये सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आसान जिसको बच्चे को धीमे समझ में आता है उसको भी समझ में आ जाए, तेज को भी, मॉडरेट को भी। तो डिफरेंशिएटेड या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी आप ध्यान रख पाए, फ्लेक्सिबिलिटी में हो पाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट में नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नेगेटिव मानते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप अवॉइड करें। हालांकि कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप ये नहीं कह सकते कि एकदम खत्म चीज है, इसका अपना एक पर्पस है। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो संबंध है वो इंटेलिजेंस से है। लेकिन हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में ये बात को प्रमोट करते हैं कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़े, उससे क्रिएटिविटी आएगी, बच्चा दिशाओं में सोच पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं डीसी साथ चलता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, सीसी नहीं, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जिसको बढ़ावा देना हमारा धर्म है आज के समय में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर हर पॉलिसी यही कहेगी बच्चों को क्रिएटिव बनाओ, नई दिशाओं में सोचे, नोवल थॉट सोचे, फ्लेक्सिबली सोच पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम बढ़ावा नहीं देते, इसका इस्तेमाल है अपना। जैसे आप ये सवाल जब चूज कर रहे हैं तो आप कई ऑप्शन से एक ऑप्शन पे जा रहे हैं जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन सिकुड़ती हुई, यानी 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन पे आए। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आपने ऐसे लिखा, अपने विचार कहे, वो दिशाओं में सोचना है, वो रचनात्मक सोचना है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। चलिए देखते हैं। टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। आपको क्रिएटिव बच्चा ढूंढना है जो दिशाओं में सोचता हो, जिसकी फ्लेक्सिबल थिंकिंग हो, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता हो, डीसी। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं। तो रिजिडिटी से तो आप बच ही जाइए, नहीं तो क्रिएटिविटी दूर दूर तक नहीं आएगी। अभी हमने पढ़ा था रिजिडिटी नेगेटिव होता है। हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चा जो है वो हाई टॉलरेंस होगी उसमें बोर्डम के प्रति, हो सकती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग से भी काम नहीं चलेगा। अगर हाई टॉलरेंस होगी बोर्डम के प्रति तो कुछ नया नहीं सोचेगा। तो बेहतर ऑप्शन इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है। दिशाओं में सोचना, बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए दिशाओं में सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, सिंपल बात है। जॉय पॉल गिलफर्ड ने ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दी थी, और इसके बारे में वो कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप सिकुड़ती हुई सोच है, कई ऑप्शन से एक ऑप्शन की तरफ आएंगे, और डाइवर्जेंट में दिशाओं में जाते हैं। डाइवर्जेंट को हम चाहते हैं कि बच्चे में बढ़ावा दें, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी उभर करके आती है। अब बात आती है सेग्रीगेशन या ओनली की तरफ। जब आप ऑप्शन में अगर ओनली लिखा हुआ है या सेग्रीगेशन अलगाव लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव है। इंक्लूसिविटी या समावेशन लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, जहां आपको ये दिख जाए मतलब बात बन जाएगी, है ना। ये नेगेटिव है। सेग्रीगेट करना, बच्चे को अलग थलग करना नहीं, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है। 4th ऑप्शन डी कह रहे हैं 78% लोग। चलिए देखते हैं कथन क्या है। ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बात हम बात कर करके थक चुके हैं, और ये हर बार रेपिटेडली आ रहा है कई सालों से क्वेश्चन, बस भाषा थोड़ी सी बदल जा रही है, या कभी डायरेक्ट में आ जाता है, कभी कथन और कारक में आ जाता है। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये कहना गलत होगा। भाई हर बच्चे के लिए शिक्षा है ना, वो स्पेशल बच्चा ही थोड़ी है कि जिसको ऑटिज्म है मान लो, या कोई विजुअली इंपेयर्ड है, उसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है ना। तो ओनली जहां लिखा हुआ है कि सिर्फ ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, नेगेटिव है। रीजन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इंपेयरमेंट, ये भी नेगेटिव है। तो ओनली नहीं, इंक्लूसिविटी, सबको शामिल करना। ओनली हमें एक तरफ लेके जाता है, और एक तरफा कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, प्रेम ही क्यों ना हो। तो ये क्या है? बोथ ANRR फॉल्स। मजाक कर रही हूं, जिसको जो करना है करे अपने जीवन में, है ना। दोनों ही बातें गलत हैं। कितने लोगों ने दिया जवाब? जाना जरा पीछे, मुझे देखना है। 89%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना बच्चे को। रोट लर्निंग आपको पता ही है, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए हमको। रटंत विद्या चलंत ना ही, नेगेटिव है। आंख बंद करके आपको जहां रोट लर्निंग दिखे, नॉट ना लिखा हो, आप समझ जाइए गलत है। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम है, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, रियल लाइफ से उसकी चीजें जुड़ेंगी। पियाजे और वाइगोत्स्की इसको प्रमोट करते हैं, या पूरा जो आज की मॉडर्न डे आपकी पेडागोजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद है, वो इसको प्रमोट करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, NCF हो, सब इसको प्रमोट करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है सीमा। तो मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट, किसके बारे में नहीं है। अब देखो यहाँ पे नॉट लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, जवाब बदल जाएगा। जैसे ही नॉट लिखा हुआ हो, आप अपने कान खड़े कर लें, 3 इडियट की तरह ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, सतर्क हो जाएं, सावधान रहें, है ना। समझ रहे हो कि नॉट लिखा है वो फंसा सकता है क्वेश्चन आपको। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट डेवलपिंग स्किल्स, नहीं भाई,
ये तो है डेवलप करने के बारे में स्किल्स को। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, 76% लोग। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, रोट लर्निंग होता है मेमोराइज करना, ड्रिल और प्रैक्टिस करना नेगेटिव बात है ना। मेमोराइज करना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बैच में अगर आपको एनरोल करना हो तो ये है करियर लैब, डाउनलोड कर लेना। कई बैचेस हैं जो जिनमें एडमिशन KVS NVS D2+B पेडागोजी स्पेशल और CTET के बैचेस। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि रोट लर्निंग जिससे आपको बचना है नेगेटिव है। रोट लर्निंग के भाई बहन और कौन से हैं? रोट लर्निंग या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बस आपको लगेगा कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिखा है तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव टर्म है ये। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बार बार आप सेम ही तरीके को रिपीट कराते रहो कि एक चीज को 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, 20 बार लिखो, नेगेटिव है ये, पॉजिटिव नहीं है पेडागोजी में। आपने जीवन में देखा होगा, टीचर्स ने आपसे कराया होगा, बट नॉट द राइट वे टू टीच और टू लर्न। तो रोट लर्निंग और ड्रिल एंड प्रैक्टिस और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रटना, बार बार याद किए जा रहे हो आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन मेमोराइजेशन। तो वर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉजिटिव है, मीनिंगफुल लर्निंग पॉजिटिव है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन नेगेटिव है। ठीक है ना। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल इसके साथ तो ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आपकी ना कोई क्रिएटिविटी नहीं लग रही, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे जोर नहीं पड़ रहा। और वो ऑप्शन बेटर है जहां बच्चा एक्टिव है, जहां उसकी थिंकिंग प्रक्रिया पे जोर हो। ठीक है ना। तो ये एक बात है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये तीनों नेगेटिव टर्म है। ठीक है, या 5 नेगेटिव टर्म है अगर आपको देखें तो। पॉजिटिव क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव है जहां बच्चा सक्रिय है। तो मेमोराइज करना रट्टाफिकेशन है और ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना अच्छी बात है, पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज पॉजिटिव है। तो आपको 3 चीजें यहां पॉजिटिव मिली कि स्किल को डेवलप करना पॉजिटिव है, अंडरस्टैंडिंग करना किसी कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पॉजिटिव है। लेकिन मेमोराइज करना या जानकारी को सिर्फ याद करना, रट्टा लगाना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना, वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 14 कर लिए थे हमने, हाँ 15 पे चलेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप, आपको बताइए आंख बंद करके, आपको रूढ़िबद्धता के साथ नहीं जाना है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? जो चली आ रही अवधारणाएं हैं समाज में, जनरलाइज्ड या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो एकदम फालतू हैं, वो लॉजिकल नहीं है। उनको खत्म करने की तरफ आपको काम करना है, कि ना कि उनको बढ़ावा देना है। बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। जेंडर इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, इनकी तरफ आपको जाना है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग नहीं कि लड़के तो रोते नहीं हैं, है ना, और लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में ना जाएं, या लड़कियां हैं तो सर्टेन तरह के कपड़े पहने, लड़के हैं तो मेकअप ना लगाएं। अब कई लोग कहेंगे हाँ ना ही लगाएं तो अच्छा है। ये हमारी और आपकी बायसनेस है, स्टीरियोटाइपिंग है। हो सकता है किसी लड़के को मेकअप लगाना पसंद हो, समझ रहे हो बात। तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। अब मुझे पता है कई लोग पीछे से बैठ के कह रहे हो कि आप ही हो जाओ इतने मॉडर्न, हम तो नहीं हो पाएंगे। हो जाओगे, ट्राई करो, है ना, थॉट में तो हो ही जाओ, कपड़ों में बेशक मत हो। देखो, तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज डैश एंड आर डैश। फटाक से जवाब दो, 47% लोग। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, कि ये इंटरेस्ट लड़कियों के होने चाहिए, कि उनको तो खाने में, रंगोली में, फैशन में, इन सब में इंटरेस्ट ही होना चाहिए, है ना। और बिहेवियर्स कि एक सर्टेन तरह से लड़कियों को बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी चाहिए, है ना, उनको शर्माना चाहिए, फलाना ढिमका, ये वो उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए। ठीक। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ये स्किल्स आनी चाहिए, खाना बनाना तो लड़की को आना ही चाहिए, लड़के को क्यों नहीं आना चाहिए भाई, उसे भी सिखा लो, है ना। एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे करेज लड़कों से जोड़ दिया जाता है, केयर होगी तो लड़कियों से जोड़ दी जाएगी, जो कि दोनों ही लोगों में सारे ट्रेट्स पॉसिबल होते हैं। किस ट्रेट को बढ़ावा दिया गया है और इंडिविजुअल डिफरेंस का भी मामला है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज, अब ये जो आपने स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट, इन सब को जोड़ दिया किसी स्पेसिफिक जेंडर से, तो ये जेंडर रोल हो गया, और यही बाद में जाकर के स्टीरियोटाइप बनेगा बाद में। जेंडर रोल, जब आपने जेंडर रोल को ये कह दिया, थोप दिया, तो फिर वो स्टीरियोटाइप एक ना एक दिन बनना ही है। एंड आर कल्चरली डिफाइंड, अलग अलग कल्चर अलग अलग तरह से जेंडर रोल्स को डिफाइन करता है। हो सकता है जो इंडिया में हम नॉर्मल मान रहे हैं किसी और देश में वो ना हो, या किसी और देश का नॉर्मल यहां का नॉर्मल ना हो। ठीक है। तो जेंडर रोल्स भी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज के हिसाब से बदल सकते हैं। तो और हमारे ही समाज में समय के साथ बदलते रहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जेंडर रोल्स और कल्चरली डिफाइंड। ठीक है। बाकी यहाँ पे क्योंकि स्टीरियोटाइप का कोई ऑप्शन था नहीं, जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं होते, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो आपको ये बायसनेस, जेंडर बायस, जेंडर
स्टीरियोटाइप इनसे दूर रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ड्यूरिंग ये एक और सवाल इस बार आया हुआ है। ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल सौरभ आ 8-year-old बॉय पिक्ड अ डॉल टू प्ले विद। एक 8 साल के बच्चे सौरभ ने प्ले टाइम यानी गेम्स पीरियड के दौरान एक डॉल को उठाया खेलने के लिए। सम ऑफ हिज पियर्स मेड फन ऑफ हिम, उसके जो दोस्त थे, उसकी उम्र के लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, हा हा लड़का होके डॉल से खेलता है। फॉर हिज चॉइस ऑफ टॉय एज अ टीचर हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू ग्रो अप विद जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। यही बात हम अभी कर रहे थे ना कि आप वो टीचर हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बड़े हों। भाई हो सकता है किसी बच्चे को डॉल पसंद आ रही हो, आधे लड़के तो जिनको पिंक कलर पसंद हो तो ना करें वो, क्योंकि इतना स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर और लड़कों के लिए ब्लू कलर। स्टीरियोटाइप ठप्पा लगा दिया आपने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म ही कर दिया। समझ रहे हो ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन बाय द टीचर। यानी अब वो टीचर हैं आप जो लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में लचीलापन चाहते हैं, जेंडर रोल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज ने कह दिया है तो यही होगा एक जेंडर के लिए, है ना? लड़के भी रो सकते हैं या कोई भी रो सकता है क्योंकि वो भी ह्यूमन ही है, नॉर्मल इमोशन है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए। टॉक टू सौरभ दैट डॉल्स आर सूटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स। आप सौरभ को कहेंगे कि बेटा लड़कियां खेलती हैं गुड़िया से, आप तो मेरे गुड्डे हो, आप तो मत खेलो, रख दो इसको। बकवास बात, एकदम स्टीरियोटाइप को आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक। टेल सौरभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोंट अप्रूव ऑफ हिम प्लेइंग विद डॉल। अगर आपने ये कर दिया तो आप बच्चे में बहुत ही खराब तरीके का सोशलाइजेशन करा रहे हैं कि कंफर्मिटी भर दे रहे हैं। फिर वो कभी भी जो खुद पसंद करता है वो स्टैंड नहीं लेगा उस चीज के लिए, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारे दोस्त अप्रूव नहीं करेंगे इसलिए तुम ये छोड़ दो। लेट सौरभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस। सौरभ को आप गुड़िया से खेलने देंगे और बाकी बच्चों को भी कहेंगे कि दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना उठा सकते हैं, जिसका जिस चीज से मन करे। किसी लड़की का कार से खेलने का मन है तो वो खेल सकती है, सौरभ का डॉल से खेलने का मन है तो सौरभ खेल सकता है ना? अब ये सिर्फ यहां जवाब में नहीं कि 94% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिस दिन जीवन में उतार लोगे तब पता लगेगा कि कितना मुश्किल है या कितना मजेदार है। डिपेंड करेगा आप कितने रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति हैं। क्वाइटली टेक अवे द डॉल एंड गिव अ कार टॉय टू सौरभ विदाउट सेइंग एनीथिंग। बकवास बात। ठीक है, तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी में चीजों को, एटीट्यूड को, कपड़ों को, बिहेवियर को नहीं जोड़ना है किसी जेंडर से, अगर आपको जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलना है, जो कि पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस का सीक्वेंसिंग मुझे, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। तो इंक्लूजन एनी डे बेटर है, सेग्रीगेशन या एक्सक्लूजन बेटर नहीं है। तो टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति से, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे समाज ने उनको हाशिए पे रखा है ना, उतने मौके नहीं मिल पाए जितने बाकी लोगों को मिल रहे थे। तो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? कई बार लड़कियां भी डिसएडवांटेज पोजीशन में ही पाई जाती हैं समाज में। क्यों? क्योंकि उतने मौके उनको दिए ही नहीं जा रहे जितने शायद उनके भाई को या उनके पिताजी को मिले हैं। तो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट? जो बच्चे डिसएडवांटेज या वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, ऐसे जाति संप्रदाय से आए हुए हैं जिनको हमेशा पिछड़ा ही माना जाता रहा है, तो क्या करे टीचर? सोशल एक्सक्लूजन कर दे, इनको अलग थलग कर दे कि तुम बाकी बच्चों के साथ मत बैठा करो, उनके साथ खाना मत खाया करो। नहीं, अभी मूवी आई थी, कौन सी आई थी वो, धड़क 2, तो उसमें इस चीज पे चर्चा हुई है, देखिएगा, अच्छी मूवी है, मतलब पेपर के बाद देखिएगा प्लीज। सोशल मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक हाशियाकरण, ये भी नहीं करना है आपको, उनके साथ अलग थलग नहीं करना है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी पे जाएंगे हम। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। विभेदी अनुदेशन, आप डिफरेंट लेवल उनसे जुड़े एग्जाम्पल्स भी लेंगे, उनसे जुड़े एज इन लेबल करने के लिए नहीं, जो उस बच्चे को भी समझ में आए उन तरीकों से भी पढ़ाएंगे, है ना। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सब चीज़ों को आप इंक्लूड करके रखेंगे। तो एक्सक्लूजन नहीं करना है, इंक्लूजन करना है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचना है आपको पूरे पेपर में, अपॉर्चुनिटीज देनी है, अवसर देने हैं बच्चे को एक्टिव रखना है। तो मीनिंगफुल लर्निंग की अभी हम बात कर रहे थे। अर्थपूर्ण अधिगम कैसे होगा? अर्थपूर्ण अधिगम जब बच्चा रहेगा एक्टिव, भाई तभी तो मीनिंगफुल है। कोई भी चीज सार्थक कब है आपके लिए या अर्थपूर्ण कब है? जो वो आपके जीवन से जुड़ी हो, जब आप उसको लाइफ से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, इससे तो बचना, यही तो नेगेटिव है। अभी तो यही तो देख रहे हैं हम, रिवॉर्ड पनिशमेंट से कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, रट्टाफिकेशन होती है रिवॉर्ड पनिशमेंट से। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाँ बच्चे यहाँ एक्टिव है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, सिंपल तरीका है, ये सालों से मैं कहते हुए आ रही हूँ, वो
आपको बचा लेगा वो ऑप्शन सही ही होता है जहां बच्चा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है बल्कि। तो यहाँ बच्चा सक्रिय है, एक दूसरे के साथ संवाद करके, अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिल रहे हैं इंटरेक्ट करने के। बाकी के 2 ऑप्शन भी देखेंगे। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, यानी बच्चा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, प्रकाश डाल पा रहा है कि कैसे सीखते हैं, इस बात पे वो चिंतन कर पा रहा है, यानी अवसर मिल रहा है सोचने का। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट से आपको बचना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है उसको एक्टिव होने की, सोचने की, समझने की, जहां उसका दिमाग चले, शरीर चले। बच्चा जितना एक्टिव है, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं, उतने अच्छा है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, लर्नर सेंटर्ड में टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, फटाक से जवाब दे दो, आसान सवाल है। असर्शन क्या है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। पॉसिबल ही नहीं है। लर्नर सेंटर्ड में टेक्स्ट बुक या टीचर नहीं होगा सेंटर में, लर्नर होगा, यानी चाइल्ड होगा, यानी बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक। रिप्रोड्यूस का मतलब है रट्टा लगा लिया है उन्होंने और उसी को उगल रहे हैं पेपर पे। दोनों ही गलत हैं, तो सिंपल है, बोथ आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन। तो हमें वो चाहिए जहां बच्चा एक्टिव हो, यानी बच्चा सेंटर में हो, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हो। एक्टिविटीज सेंटर में ना हो, टीचर और स्टूडेंट सेंटर में ना हो, स्टूडेंट सेंटर में हो, उनके हिसाब से चीजें बने। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक स्लेट या स्टिमुलस रिस्पॉन्स या रिवॉर्ड पनिशमेंट को एकदम सिरे से नकारना है, नेगेटिव है ये। को कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव है, यानी साथ में मिलके बच्चे जो है को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं ज्ञान का। तो इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, जिससे प्याजे और वाइगॉत्स्की बिलोंग करते हैं, जो कहता है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा सीख सकता है, एक्टिव सक्रिय रूप से मीनिंगफुल लर्निंग कर सकता है, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपने अनुभव लेकर के आता है। वो 6 साल का बच्चा है, जब पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो आपको क्या लगता है 6 साल तक ना उसने कहीं ट्रैवल किया, ना वो कभी नानी के यहाँ गया, ना उसने आसपास दुनिया देखी, ना कोई कार्टून देखा, कोई अनुभव ही नहीं है उसका, ब्लैंक स्लेट है, वो खाली तख्ती है, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ के पढ़ा दो, उद्दीपक उद्दीपन को, उद्दीपक और अनुक्रिया को, नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये रट्टाफिकेशन हो जाएगी, है ना। ये व्यवहारवादी व्यू पॉइंट हो जाएगा, यानी जिसको हम बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट कहते हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पॉइंट है जहां बच्चा एक्टिव है। और हमारा पूरा जो कहानी, हमारा एनसीएफ से लेकर सब कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। मॉडर्न डे में हम जो पेडागोजी अपनाते हैं वो रचनावाद को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए अपनाते हैं। व्यवहारवादी तो जॉन लॉक ने कहा है कि ब्लैंक स्लेट है बच्चा, खाली तख्ती है, क्ले मिट्टी है, एम्प्टी वेसल है, कुछ भी बना दो, कैसे भी बना दो। इसको हम मॉडर्न डे में अच्छा नहीं मानते। तो लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ आवर ब्रेन्स। तो ब्लैंक स्लेट मानना ही नहीं है आपको, बच्चे को एक्टिव मानना है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है वो, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है बच्चा। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड, ये तो वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, बच्चों को पैसिव नहीं रखना। इंडिविजुअल्स आर कंडीशनड, कंडीशनिंग भी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी, ब्लैंक स्लेट भी, ये सब व्यवहारवादियों के शब्द हैं, इनसे दूर रहना है। रिवॉर्ड पनिशमेंट ये सब नेगेटिव है। इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। को कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? बच्चे भी साथ में ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ मिल करके, ठीक है। वो भी ज्ञान में पूरी, उनका भी एक भागीदारिता है, सह निर्माण कर रहे हैं ज्ञान का। फियरफुल एनवायरमेंट, जहां भय का माहौल हो, है ना, बच्चे को छड़ियां पड़ती रहे, वो थॉर्नडाइक वाला टर्म, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो नहीं करना है आपको कि डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा। तो सुबह शाम वो वाले मास्टर नहीं बनना है पुराने जमाने में, है ना। हमसे पहली जनरेशन में यही कहा जाता था, मेरे तो मामा जी बताते हैं कि सिंपल कह दिया जाता था स्कूल में जाकर के कि हड्डी आपकी, सॉरी हड्डी हमारी, खाल आपकी, तो मतलब बस जिंदा छोड़ देना, बाकी आप कूट पीट के कैसे भी करना है कर लो सेट। ये तरीका सही नहीं है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम और बहुत सारी चीजों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है, ये वो आइडियली होना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि कई बार माहौल ऐसा होता है कि ये सब चीजें होती हैं, बट होना नहीं चाहिए, है ना। हम उस, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रिसर्चेस प्रॉपर हुई हैं जहां नहीं हुआ है और तरीके सही अपनाए गए हैं, अभी भी होता ही है ऑफ कोर्स, बट नॉट द राइट वे। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बैन है, बट बहुत स्कूल्स में आपको ये होता हुआ नजर आ जाएगा, कॉमनली दिख जाएगा आज भी, जो कि दुखद है अपने आप में, है ना। कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए। एनीवे, तो फियरफुल एनवायरमेंट यानी भयपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए क्लास में, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होना चाहिए, नर्चरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए, जहां बच्चा फल फूल सके एक पौधे की तरह, है ना। नर्चरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए, एम्पावरिंग एनवायरमेंट हो सके, जहां बच्चा बढ़ सके, उसके लिए बेहतरीन माहौल, जहां वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। AQI 700 ना हो, है ना। एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल एनवायरमेंट हो, समझ रहे हो। देखो आप हम क्या हवा पानी दे रहे हैं बच्चों को या खुद को। फियरफुल एनवायरमेंट
डैश शुड बी द बेसिस फॉर अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। डैश जो है अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग से बचना है, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इन सब से बचना है आपको। कंपटीशन पहले ही नेगेटिव है, हम बात कर चुके हैं। अब ये मत कह देना इंडिविजुअलिज्म लिखा हुआ है, भाई जब शुरुआत ही गलत हो गई तो बात खत्म हो गई। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन जो है वो पॉजिटिव है। सहयोग और सेग्रीगेशन लेबल करना बच्चों को अपने आप ही में ही नेगेटिव होता है। आगे बढ़ेंगे, एंटिटी व्यू और फिक्स्ड एबिलिटी व्यू, यानी लर्निंग का, ये इस बार का ही आया हुआ सवाल है, इस पे हम चर्चा कर भी चुके हैं और इसका जो ऑफिशियल जवाब है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। फटाक से आप जवाब दो। हाँ, गलत जवाब दे रहे हो यार। ये मैंने करेक्ट करा दिया था सेकंड सेशन में, फर्स्ट भी नहीं है इसका जवाब, मैं हटा ही देती हूँ इसको। नहीं, फर्स्ट तो है, फर्स्ट तो है, चलेगा, ठीक है। अब आप सही दे रहे हो 37% लोग। मैंने जान के इसको दोबारा डाला है क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बैठ गई है। हमने भी जब फर्स्ट डे हम वो 30 आउट ऑफ 30 कर रहे थे ना, तो ये डिस्कस कर लिया था, जो कि गलत नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, लेकिन क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर जवाब यहाँ अवेलेबल है, या टू बी प्रिसाइज अवेलेबल है, तो हम फिर जाएंगे उसी के साथ, और ऑफिशियल आंसर की भी आपकी इसी के साथ गई है। तो जब आप देखते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स एंड एंटर एनरिच्ड सेटिंग्स। The above argument points primarily towards which of the following debates of development, यानी उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन यानी पढ़ाई लिखाई में भी वो बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं, बौद्धिक क्षमताएं भी उनकी सुधरने लगती हैं, धीरे धीरे सुधार आता है, जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। यानी अच्छा माहौल अगर मिल रहा है तो इंक्रीमेंटली एबिलिटी जो है बेहतर हो रही है बच्चे की। मुख्य रूप से किसकी तरफ इशारा करता है? तो अब अगर आप बिल्कुल प्रीमैरली ही देखेंगे तो ये एंटिटी वर्सेज इंक्रीमेंटल व्यू है, आता ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के ही अंदर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नेचर और नर्चर की ही डिबेट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एनवायरमेंट ही चेंज हुआ है ना एट द एंड ऑफ द डे, बट उसके साथ जाना नहीं है, एक नंबर नहीं मिलेगा। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल के साथ ही जाएंगे कि एंटिटी मतलब फिक्स्ड व्यू है, कि ये मान लेना कि क्षमता फिक्स्ड है, एबिलिटी फिक्स है, तो फिर तो कैसा भी एनवायरमेंट दे दो कुछ हो नहीं सकता, जो हेरिडिटी कहती है। लेकिन इंक्रीमेंटल व्यू क्या कह रहा है? इंक्रीमेंटल व्यू कह रहा है भाई बढ़ा सकते हो क्षमता, तो ये फर्स्ट के साथ जाइएगा इसको, ये फाइनल ऑफिशियल सब तरह से सर्टिफाइड जवाब है। अब इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट गलत नहीं होगा, बट उसके साथ नहीं जाना है अगर एक नंबर हमको चाहिए, ठीक है। इफ एंड बट्स में नहीं जाएंगे और डिटेल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, हमें फिक्स्ड एबिलिटी नहीं माननी है, एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीमेंटल है ये मानना है। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होता है संदर्भ से निकाल दो, किसी भी चीज को कनेक्ट करके मत पढ़ाओ, डिस्कनेक्टेड चंक में पढ़ाओ, बेकार बात, नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव क्या है? कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में पढ़ाइए, जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए, कनेक्ट कर दीजिए आप, तो बच्चे की जीवन से बेस्ट ही हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, संदर्भ में पढ़ाना सही है, सिखाना सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज या डी चंक, डिस्कनेक्टेड चंक, यानी पहले चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, फिर बच्चे को याद नहीं रह पाएगा, वो रट्टाफिकेशन में चला जाएगा फिर, तो ये नेगेटिव मानते हैं हम इसको। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, अगर अर्थपूर्ण अधिगम चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाओ, रट्टाफिकेशन कराना है तो डी कॉन्टेक्चुअलाइज या डिस्कनेक्टेड चंक में पढ़ा दो। Which of the following elements of processing information is helpful? Decontextualization नेगेटिव है, पहले ही कह चुके हैं हम। इलेबोरेट करना, विस्तार में जाना, किसी चीज के संदर्भ को समझना, प्रॉपर डिटेल्स समझना, ये पॉजिटिव है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 40% सिर्फ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग अभी बात की थी, ये नेगेटिव है। एसआर बॉन्ड, ब्लैंक स्लेट याद कीजिए, रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये सब नेगेटिव है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नेगेटिव है, रूट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पहले ही नेगेटिव है, तो ऑप्शन ही एक बच रहा है पॉजिटिव, और इसमें भी आप लोग बस 40% लोग सही जवाब दे रहे हो, फिर कहते हो आसान सवाल है। 60% लोग गलत जवाब देके फिर कहते हैं आसान सवाल है। वाह वाह शम्पी वाह। चलिए, तो स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण, ऐसा थोड़ी रील्स आप ही देखते हो, हम भी देखते हैं भाई रील, बहुत लेट शुरू किया बट कर दिया है शुरू। देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे एक साथ सारी। अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आ रही है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग होनी चाहिए, यानी सांस्कृतिक रूप से रिलेट कर पाए आप बच्चे से। देखो इधर, अब मानकीकृत नहीं, हमको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मेथड से नहीं पढ़ाना है, स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं चाहिए हमको, मल्टीपल वेज, या फिर हमको चाहिए कल्चरली रिस्पॉन्सिव वेज, यानी बच्चे की लाइफ से उसके कल्चर से जोड़ के पढ़ाओ। असर्शन क्या है यहाँ पे? क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर तरह का बच्चा होगा, आपको सबकी नीड्स को फुलफिल करना है, पॉजिटिव है। अगर हम देखें इसका रीजन क्या है, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, नेगेटिव है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नेगेटिव है, हमको कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग चाहिए, तो
दोनों नहीं, एक सही है इसमें। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब दे रहे हो 71% लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और हैं आपके। जैसे हम, यार मुझे इतना डाउट क्यों हो रहा है, जैसे अच्छा ठीक है, मैं नंबर ही आज आगे पीछे हो जा रहे हैं दिमाग में। बायस से दूर रहना है आपको, डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना है आपको, स्टीरियोटाइप से दूर रहना है आपको, सब नेगेटिव हैं। इक्विटी, इक्वालिटी, सेंसिटिविटी, पैरिटी, ये सब पॉजिटिव हैं। बात सही है नहीं? चलिए, तो अगर हम देखें असर्शन क्या है, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। भाई टीचर्स के भी तो अपने बायसेस हो सकते हैं, अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं। वो किसी जाति, संप्रदाय, समुदाय से आ रहे हो और उनको लगता हो यही सही है, उन्होंने अपने बायस बनाए हुए हों, तो अपने बायसेस पे भी आपको ध्यान देना कि कहीं बच्चे के साथ तो आप अपने बायस के चक्कर में कुछ पार्शियलिटी नहीं कर दे रहे हैं, है ना। तो बायस से तो आपको दूर रहना है, ये बात तो सही है। टीचर्स को भी देखना चाहिए उनके एटीट्यूड में तो कोई बायस नहीं है। रीजन क्या है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। बात तो ये भी सही है, बट अगर आप इन दोनों के बीच में बिकॉज लगाएंगे, जो कल हमने बात की थी कि अगर आप ए और आर के बीच में बिकॉज लगा लें, अगर दोनों सही हो, उसके बाद अगर आपको टेस्ट करना हो कि आर ए के लिए सही है कि नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। क्योंकि लगा लो बीच में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, समझ में आ जाएगा आपको। 4 ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग, सब ढह गए इस जवाब में, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर की बात हो गई। या आपने सोचा हुआ है या तो ए एंड आर दोनों सही है तो रीजन भी सही होगा, है ना, समझ रहे हो, जो कि गलत है। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड, टीचर को अपने बायसेस को चेक करते रहना चाहिए, बात सही है, ट्रू, तो ए ट्रू हो गया। रीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। यही पहला क्वेश्चन किया था हमने कि फंक्शनल फिक्सनेस से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है, क्योंकि आपने एक ही तरीका अपना लिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फंक्शनल फिक्सनेस तो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये बात एकदम सही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा फंक्शनल फिक्सनेस। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है, तो बिकॉज लगा के देख लो कि टीचर्स को अपने एटीट्यूड को एग्जामिन करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनती है। दो अलग बातें हैं, है ना, यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, वहां बायस की बात हो रही है, तो ये रीजन सही नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक सवाल और है इसके बाद। नेग्लेक्ट ऑफ प्रायर नॉलेज और बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज। प्रायर नॉलेज होती है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको आधार बनाना है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को। जो भी बच्चा घर से लेके आए वो सब पॉजिटिव है, यानी उसका पूर्व ज्ञान, यानी उसकी ओल्ड नॉलेज, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसका कल्चर, उसकी भाषा, उसका खाना, उसका पहनावा, एवरीथिंग, उस पर बिल्ड ऑन करना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, रचनावादी या संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे नॉलेज को बिल्ड करो, कंस्ट्रक्शन होगी प्रीवियस नॉलेज से। तो जैसे नींव के ऊपर आप बनाते हैं मंजिला इमारतें, वैसे ही प्रीवियस नॉलेज बच्चे के लिए नींव के जैसा है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कहेंगे इस पे तो हम बना लेंगे इमारत, प्रायर नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है। प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग, हाँ यही कहेंगे। तो प्रायर नॉलेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस लर्नर्स हु ऑलरेडी फैमिलियर विद द टॉपिक, नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस नॉलेज ओनली। तो वैसे भी आपको बताइए, शुरुआत में बताया था, प्रायर नॉलेज कैन हिंडर द लर्निंग प्रोसेस, नहीं भैया, मदद मिलती है पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड लर्नर्स हु आर ऑलरेडी फैमिलियर, मतलब वो बच्चा जो वीक है और जो उसको आता है वो जरूरी नहीं है उसकी प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है नया सिखाने के लिए, बस एडवांस्ड बच्चों की ही प्रीवियस नॉलेज जरूरी है। प्रणाम, ऐसा नहीं होता, हर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिव प्रोसेस, यानी सीखना एक पैसिव प्रक्रिया है, इसको आप पैसिव भी लिख सकते हो, ये नेगेटिव टर्म है अपने आप में, ये नेगेटिव कीवर्ड है, समझ रहे हो। एक्टिव होना बच्चे का, डिबेट करना, डिस्कशन करना, एक्सप्लोर करना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं, अन्वेषण करना, डिस्कवरी करना, ये सब पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव सिंपल इनएक्टिव होना बच्चे का, ठीक है। असर्शन क्या है इसमें, टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे एक्टिव हैं, सिंपल सही है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, निष्क्रिय है, बच्चे सो जाएं क्लास में, लेक्चर चलता रहे, गलत बात है। एन एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स, यानी बच्चों को अगर एंगेज करोगे तो ये तो बाधा बन जाएगा बच्चे के सीखने में, फालतू बात है, नेगेटिव है। इनएक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, अभी हमने पढ़ा है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 68% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आउट ऑफ 27 कितने क्वेश्चन